हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप अभी तक प्रीवियसली वीडियोस में देख चुके हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और क्यों हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमने अभी तक जो पूरा जो चेकआउट कर चुके हैं। जो चैप्टर 1 था हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, जहाँ पर मैंने आपको इश्यूज ऑफ प्रोग्रामर और इश्यूज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था। 1.2 आपको मैंने बताया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स, इंजीनियर की मेथड्स और प्रोग्रामर की मेथड्स। 1.3 में मैंने आपको बताया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इट्स इवेल्युएशंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसके कौन कौन से हिस्टोरिकल चेंजेस आए। वाई इज इट नेसेसरी टू मूव ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये 1.4 में मैंने आपको टॉपिक 1.4 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और चैप्टर 1 के ही टॉपिक 5 में मैंने आपको बताया है कि हम इस पूरे प्रोग्राम को किस तरीके से लर्न करेंगे और कहाँ पर कौन कौन सी टॉपिक्स कवर होंगे और किस तरीके से वो एक्सप्लेन होगा। हम चैप्टर 2 चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हम कर चुके हैं, जिसमें हमारा 2.1 था व्हाट इज एचटीएमएल, एचटीएमएल की ज़रूरत क्यों लगी, कहाँ से आया, कैसे हमने उसको इवॉल्व करा, कौन कौन से हिस्टोरिकल उसमें चेंजेस हुए। उसका एक प्रैक्टिस सेट भी मैंने बनाया था, दोनों रिलीज हो चुके हैं। 2.1 का प्रैक्टिस भी है, थियोरेटिकल भी है। फिर 2.2 आया था कि सीएसएस क्या ज़रूरत थी, क्या हमें प्रॉब्लम्स थी, क्यों हमें नीड लगी सीएसएस की, क्या ऐसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी कि हमने सीएसएस को जनरेट करा, सीएसएस लेकर आए। फिर हमने 2.3 निकाला था जावा स्क्रिप्ट कि भाई एचटीएमएल और सीएसएस में हमारा कौन सा काम नहीं हो पा रहा था, कि हमने जावा स्क्रिप्ट लेकर आए। जावा स्क्रिप्ट का एक इवोल्यूशन हुआ, जावा स्क्रिप्ट का एक उसमें एंट्री हुई। इंटरनेट एरा में जावा स्क्रिप्ट का हम यूज करने लगे। फिर 2.4 निकाला कि जावा स्क्रिप्ट में ऐसी कौन सी चीज नहीं थी जिसके लिए हमको अजाक्स और जेक्वायरी की नीड पड़ी, तो हमने आपको 2.4 एक टॉपिक बताया जिसमें जेक्वायरी और अजाक्स की नीड प्लस उसका थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिस दोनों आ चुके हैं। फिर 2.5 आया। 2.5 टॉपिक में मैंने आपको बताया कि जो स्कीमा है, व्हाट इज स्कीमा और स्कीमा का यूज क्यों होता है और क्यों वो हमको स्कीमा की जरूरत पड़ी। और स्कीमा को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं। और ओपन ग्राफ एक टेक्निक निकली जिसमें हम सोशल मीडिया का इंटीग्रेशन करते हैं, सोशल मीडिया को कम्युनिकेट करते हैं, हमारे वेब पेज के बारे में एक आइडेंटिटी पुट ऑन करते हैं। फिर 2.6 टॉपिक मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 का टॉपिक 6, जिसमें मैंने आपको फ्रंट एंड और क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ही वेब वेब यूआई और रेस्पॉन्सिव लेआउटिंग का एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने बूटस्ट्रैप 4.x का पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था, एज वेल एज उसका प्रैक्टिस भी हमने निकाला था। अभी हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 3 का 3.1 आपको मैं रिलीज कर चुका हूँ। 3.1 में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हम कौन कौन सी स्टेप बाय स्टेप्स फेजेस होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जिसमें मैंने 7 to 8 फेजेस को मैंने आपको इंट्रोडक्शन किया और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसमें चैप्टर 3 में टॉपिक 1 का ही स्टेप बाय स्टेप गाइड इंजीनियरिंग एंड इट्स बेनिफिट्स, जो फेजेस हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फेजेस हैं, उसके उसी का मैं प्रैक्टिस में आपको इस टॉपिक में कवर कर रहा हूँ। तो क्योंकि इसका कोई प्रोग्रामिंग या कोडिंग से रिलेटेड तो इसका कोई मसला नहीं है, तो इसके अंदर में जो फिजिबिलिटी स्टडी है उसका मैं डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दूंगा। अब फिजिबिलिटी की, जैसे कि मैंने आपको इसकी थ्योरी वाले में मैंने आपको क्लियर करा था कि फिजिबिलिटी हमें क्या करते हैं। हम फिजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हम प्रोजेक्ट को करेंगे, करना है या नहीं करना है। प्रोजेक्ट को हमें करना है या नहीं करना है। किस किस एक्सपेक्ट्स में फिजिबिलिटी स्टडी मैंने आपको थ्योरी में बताया है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला हम अपर अपर साइड में हमारा आता है सबसे पहले क्लाइंट साइड का। क्लाइंट साइड का क्या क्या चेक करेंगे कि वो सामने वाला
उतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है। मीन्स कोई अगर हमें कोई लोकल आदमी या लोकल बिजनेसमैन हमको फ्लिपकार्ट की तरह या अमेजोन की तरह कोई ई कॉमर्स बड़ी वेबसाइट बनाने को अगर बोलता है, तो उसके पास फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग ही नहीं है, हम उसको डिक्लाइन कर देंगे। ये एग्जाम्पल है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो। एक फ्लिपकार्ट और ई कॉमर्स का एक बिग प्रोजेक्ट होता है, बिग इन्वेस्टमेंट होता है, बिग मार्केटिंग प्लानिंग्स होती हैं, और बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर एक इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत बड़ी टीम लगती है, तो उसके पास फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होगा, तो हम उस प्रोजेक्ट को डिक्लाइन कर देंगे। एक भी हमारा फॉल्स होगा तो हमारा ऑटोमेटिक चीजें फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है। इफ फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो कर सकता है, तो हम उसका करेंगे। ठीक है। एज वेल एज जैसे किसी ने बिलिंग सॉफ्टवेयर मांगा, नॉर्मल एक फैक्ट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर मांगा, तो उसके पास फैक्ट्री होगी और उतना फाइनेंशियली ऑटोमेटिक उसके पास इतना फाइनेंशियली होगा उसको फैक्ट्री मैनेज करने के लिए, तो हम उसको वो सॉफ्टवेयर दे देंगे। लेकिन अपने फाइनेंशियली कैपेसिटी से ज्यादा अगर वो सॉफ्टवेयर मांगने की अगर करेगा, तो हम उसको डिक्लाइन कर देंगे। फिर मान लो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसके पास पैसा भी है, बहुत करोड़ों अरबों इन्वेस्ट भी कर सकता है, बहुत बड़ा बजट भी है उसका। लेकिन वो अगर हमारे पास मान लो हमने उससे प्रोजेक्ट लिया, एडवांस लिया, हमने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड कर दिया, स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट चलने लगा सक्सेसफुली, तो हमारे पास उससे पैसा, उससे जो बचा रिमेनिंग अमाउंट है, वो निकालने का हमारे पास पॉलिटिकल पावर या कोई भी किसी तरह का पावर हमारे पास है या नहीं है। मीन्स हम यहाँ पर हमारे पास उस बजट को अप्रूव कराने के लिए, उससे पैसा निकलवाने के लिए हमारे पास पावर है या नहीं। किसी भी तरह का पावर हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, फ्रेंडली नेचर में भी हो सकता है, किसी भी तरह का पावर। अगर वो हमारा ट्रू होता है, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे रिलेशंस हैं कि जिससे हम उससे अगर ज़रूरत पड़ने पे हम उनसे पैसा निकलवा सकते हैं, इट मीन्स कि हम उसका प्रोजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एज वेल एज कई जगहों पर यह भी होता है कि हमने उसका प्रोजेक्ट करने के लिए हमने स्टार्ट कर दिया, हम प्रोजेक्ट करने लगे, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, कंप्लीट कर दिया, लेकिन हमको उससे कंटिन्यूसली कम्युनिकेशंस करना पड़ेगा। इट मीन्स कि वो उतना प्रॉपर एजुकेटेड है या नहीं है। ठीक है। मीन्स कि हम अंगूठा टेक से तो काम नहीं कर सकते। वो अगर हमारी बात को नहीं समझ सकता, एजुकेशन उसकी इतनी प्रॉपर नहीं है, अंगूठा टेक है, या फिर उसका मैनेजमेंट टीम उसकी एजुकेटेड होनी चाहिए, मैनेजमेंट टीम उसकी एजुकेटेड होनी चाहिए, जिससे भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हमारी बातों को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकता है या नहीं कर सकता है, सॉफ्टवेयर के बारे में अवेयर है या नहीं है। बहुत से ऐसी कंपनीज है, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर इन्वेस्टर कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन उनके जो टीम्स होती हैं, जो उनके टीम है, वो लगभग सारी कम्युनिकेशन जो करने कम्युनिकेटिव टीम है, वो सब कुछ जानती है, वो हर चीज बताती है, वो हर चीज मैनेज करती है। तो आप उनसे प्रॉपर आप उनको कम्युनिकेशन कुछ करते हैं, तो वो आपको प्रॉपर गाइड भी करते हैं, प्रॉपर इनपुट्स भी देते हैं, प्रॉपर उसमें अगर बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। नहीं बता रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर अगर आपको इनपुट्स दे पा रहा है तो आप करेंगे। ठीक है। अब एजुकेशन आ रही है तो अगली, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मीन्स मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं, इंडिया में कोई केरला साउथ इंडियन है और आप हिंदी भाषी हैं, तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल, केरला वाले से कैसे कम्युनिकेट करेंगे आप? आपके और उनके दोनों के बीच में कोई सिंगल मीडियम लैंग्वेज होनी चाहिए। मीन्स अगर हम इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं तो इंग्लिश होना चाहिए, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, कस्टमर को इंग्लिश नहीं आती, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप केरला वाले को सर्विस प्रोवाइड कर देंगे? तो हम अगर लैंग्वेज अगर प्रॉब्लम होगी, तो हम कस्टमर को डील नहीं कर पाएंगे, हम उसको अपना कम्युनिकेशन नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। डेट्स वाई हम उसका इस प्रॉब्लम का, उसके सॉफ्टवेयर की उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर भी लैंग्वेज को भी एक इशू मानेंगे। इस तरीके से कई सारी चीजें हो सकती हैं, आप कई सारी चीजें बना सकती हैं, ये तो मैं आपको इन जनरल में आपको एक बता रहा हूं। दूसरा, उसका पास फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है, आप उसके पास, हम उससे पैसा भी निकलवा सकते हैं,
एजुकेटेड भी है, लैंग्वेज भी है, ठीक है। बिहेवियरल कैसा है उसका बिहेवियर? बिहेवियर मीन्स डॉन तो नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? सोशल सोशल एंटिटी एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। मीन्स ऐसा तो नहीं है कि वो हमसे मुफ्त में, मतलब किसी भी तरह के बिहेवियर में उसके, अगर ये हम अभी सिर्फ कस्टमर के चेक कर रहे हैं, दिस इज फॉर ओनली फॉर कस्टमर, हम कस्टमर को चेक कर रहे हैं कि हम उसका प्रोजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये सारी चीजें ट्रू होती हैं तो ट्रू होगा, मतलब हम उसका प्रोजेक्ट करेंगे। और ये सारी चीजों में से एक भी अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स होगा, मतलब हम उसका प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। एज वेल एज कस्टमर, ये क्लाइंट एंड पे हो गई, क्लाइंट एंड पे हो गई। एज वेल एज हम अपने एंड पे भी चेक करेंगे, हमारे एंड पे भी फिजिबिलिटी स्टडी चेक होगी। कौन कौन सी एंड पे होगी? ठीक है। सबसे पहले हमारे पास उतना बजट या उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पैसा है या नहीं है, उतना रिसोर्सेज है या नहीं है, उतना मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स, उतने डेवलपर हमारे पास हैं या नहीं है, हम उतने टेक्निकल एक्सपर्टीज या टेक्निकल साउंड हैं या नहीं है, ठीक है। एज वेल एज कई सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और हमारे पास उस वर्क को कंप्लीट करने का ऑलरेडी हमारे पास प्रीवियसली लोड अगर है, पहले से हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो हम उसको टाइम भी इंक्लूड कर लेंगे। हमारे पास टाइम या हमारे पास लोड ज़्यादा होगा तो हम उसको मना कर देंगे कि नहीं साहब, हम अभी प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो चेंजेस होंगे, जो चेक होंगे कि भाई हमारे पास उतना काम करने के लिए पैसा या पैसा लगाने के लिए पैसा है या नहीं है। रिसोर्सेज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। मैन पावर हमारे पास उतना अवेलेबल है या नहीं है। हमारे पास टेक्निकली उतने एक्सपर्ट इंजीनियर्स और डेवलपर्स हैं या नहीं है। और हमारे पास पहले से ही बहुत सारे अगर प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है और हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम टाइम टाइम को भी एक कंसर्न लेंगे। और अगर वो टाइम भी अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको करने के लिए कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं है। ये दुनिया का, आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी इंजीनियरिंग वर्क करेंगे, कोई भी नॉन इंजीनियरिंग वर्क करेंगे, कुछ भी करेंगे, आप उसमें फिजिबिलिटी स्टडी चेक करते हैं। ये कॉमन है, कॉमन फॉर ऑल है। इसलिए जस्ट ओवरव्यू के लिए ये एक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल सेशन मैंने आपको बताया है। अब इसमें और क्या हो सकती हैं? अब टाइम फ्रेम हमारा कंसर्न जो है वो फिक्स्ड हो गया कि भाई हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं या हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे, ठीक है। हमारा फिजिबिलिटी स्टडी अगर डन होता है तो हम कस्टमर को बोल देंगे ठीक है साहब, हम प्रोजेक्ट को करेंगे। अब प्रोजेक्ट को अगर करेंगे, हमारा डन है या हम या कस्टमर ने भी डन कर दिया कि ठीक है आप प्रोजेक्ट करिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस जो कस्टमर करता है वो कौन कौन से कस्टमर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं या कौन कौन से उसके एफएक्यूज होते हैं, कौन कौन से कंसर्न होते हैं, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहला, तो जनरली इन जनरल वो सबसे पहला जो क्वेश्चन करता है कस्टमर, वो करता है कॉस्ट। उस प्रोजेक्ट को बनाने में कॉस्ट कितनी लगेगी, टाइम कितना लगेगा, और मन में शंका है, हो सकता है वो आपसे पूछ भी ले या नहीं भी पूछे, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाने की आपकी कैपेसिटी है या नहीं है। तो कॉस्ट और टाइम निकालना, मतलब हमें उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब वो हमसे कुछ एक्सपीरियंस पूछेगा, ठीक है। और इन दोनों को निकालने के लिए हमें क्या चीज, क्या फैक्टर की जरूरत पड़ेगी? रिक्वायरमेंट की, मतलब उस कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें कस्टमर से पूछना पड़ेगा। कई दफा ये होता है कि कस्टमर को खुद नहीं पता होता है कि मुझे
मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। वो जस्ट ये बोल देता है कि भाई साहब मुझे तो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन उसको खुद नहीं मालूम कि उसका सॉफ्टवेयर किस लेवल पे उसको बनवाना है, क्या करना है। तो हम उससे कुछ ऐसे इन जनरल उसको एक प्रपोज्ड सिस्टम उसको एक बना के देते हैं, मतलब एक नई चीज जुड़ी आती है प्रपोज्ड सिस्टम। मतलब हम उसको प्लान के तौर पे उसको चीजें बताएंगे कि भाई साहब ये तरीके का प्रपोज्ड है, प्लान वन, प्लान टू, प्लान थ्री। इस तरीके से उसको एक प्रपोज्ड सिस्टम देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी वो हो सकता है वो उसको खुद नहीं पता हो, तो हमें उसके बजट पे डिपेंड करेगा कि हम उसका किस लेवल का प्रोजेक्ट बनाएंगे, और उस बजट के हिसाब से ही उसको प्रपोज्ड सिस्टम उसको बताएंगे कि मतलब प्लान तो होगा ही होगा, साथ में इसमें कितना बजट लगेगा प्लान वन में, प्लान टू में कितना बजट लगेगा, प्लान थ्री में कितना बजट लगेगा, ये हम उसको बताएंगे। ठीक है। और हमें अपने प्रीवियसली प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस के दम पे उसको ये बताना पड़ेगा कि हम आपका काम करने के लिए सक्षम हैं। ठीक है। इट मीन्स कि खुद कस्टमर को रिक्वायरमेंट नहीं पता होती। मीन्स आपको एक ऐसी मेथड्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एक ऐसी मेथड को लागू करनी पड़ेगी जिससे आप उसकी पूरी रिक्वायरमेंट समझ सकें। जिस तरीके से हर प्रोजेक्ट में, हर तरह के काम में आपको रिक्वायरमेंट लेकर कॉस्टिंग बताने में और टाइम बताने में आपको कोई भी कस्टमर पे नहीं करता। मीन्स आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जब किसी की रिक्वायरमेंट आप लेंगे और कॉस्ट या टाइम बताने में अगर आपका कुछ कॉस्ट लगता है, अगर उसमें कोई एक बजट लगता है, तो वो आपको अपने पॉकेट से करना है। अगर उसका कॉस्ट नहीं फिट बैठता, टाइम फ्रेम नहीं फिट बैठता, तो वो हो सकता है आपसे प्रोजेक्ट ना करवाए। क्योंकि कस्टमर भी अपने अपने लेवल पे, क्लाइंट भी अपने लेवल पे आपके लिए फिजिबिलिटी स्टडी करेगा, मल्टीपल लोगों से वो प्लान लेगा, बजट्स लेगा। ठीक है। और एक्सपीरियंस प्रेजेंटेशन के दम पे आपको प्रोजेक्ट देने की कोशिश करेगा। और हो सकता है वो आपको ना दे, अगले को दे। लेकिन एक जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, जो इसके बाद वाली जो फेज है, उस रिक्वायरमेंट गैदरिंग की जो कॉस्ट होगी वो कस्टमर बेयर नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बेयर करता है। मतलब हम बेयर करेंगे उस बजट को। हो सकता है हम 10 को करें, 10 में से एक मिले, तो हमें 9 की जो बजट होगी वो हमें बेयर करना पड़ेगी। मींस इनडायरेक्टली जो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होंगे और जो हमारे एग्जिस्टिंग जो बजट होगा उससे हमें इस तरह की कॉस्टिंग को और मार्केटिंग की कॉस्टिंग को बेयर करना पड़ता है। ये हर तरह की कंपनीज और हर तरह की इंजीनियरिंग कंपनीज में ये चीज होती है, इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं होती। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज देने वाले जो होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज देने वाले होते हैं, वो अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज देने का एक चार्ज या पे आउट लेते हैं। लेकिन अभी तक ये वाला जो फंडा है, चार्ज पे आउट लेते हैं किसका, सिविल इंजीनियरिंग करने का। मतलब आपको प्रपोज्ड सिस्टम देने का भी एक फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये अभी तक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं आया है, क्योंकि इसमें सर्विसेज तो जुड़ी है, उसका भी कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अभी तक वो कल्चर नहीं आया है, और बहुत जल्दी इसका भी कल्चर आएगा। तो जो हमने फिजिबिलिटी स्टडी करी है और जो हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके कॉस्टिंग या टाइम बताएंगे, इसमें जो पैसा जो खर्च होगा वो हमको बेयर करना पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशंस नहीं है। तो आपके पास पहले से ही एक इसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, कॉस्टिंग की, टाइमिंग की, एक गैदरिंग की आपके पास पहले से ही बजट होना चाहिए। तो इस टॉपिक में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्टेप वन, स्टेप बाय स्टेप गाइड थी, इंजीनियरिंग थी, इसमें इसके अंदर आपको फेजेस मैंने आपको थियोरेटिकल में मैंने आपको बताए थे, जिसमें फिजिबिलिटी की मैंने आपको अभी प्रॉपर एक एक मेथड्स तो है नहीं, हमें तो खुद ही उसको जज करना है और खुद ही उसके पॉइंट्स निकालना है। उसकी कोई प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम या कोई मेथड अवेलेबल नहीं है, और होती भी नहीं है, और हो भी नहीं सकती। इट मीन्स कि आपको सेल्फ जजमेंट करना है, और आपको जो 7 फेजेस जो आपको डिफाइन किए गए हैं थियोरेटिकल थ्योरी वाले सेक्शन में, आपको उसको फॉलो करना है। जो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब आफ्टर कस्टमर के डन करने के बाद कि अब हम आपको सॉफ्टवेयर का डन है, हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, अब आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करना है। उसका अगली स्टेप होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS।
या रिक्वायरमेंट गैदरिंग या रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये कुछ भी बोल सकते हैं। उसमें कुछ बहुत सारी मेथड्स होती हैं, बहुत सारी मेथड्स इन्वॉल्व होती हैं। उसमें से कुछ एक बेसिक जो मेथड है, वो मेथड मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि उस मेथड्स के अंदर क्या होता है। इस टॉपिक में बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको जैसे ही कोई वीडियो हमारी तरफ से डाला जाए तो आपको तुरंत उसका अलर्ट मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।